365 एक्सटेंडेड में हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमी पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम इन्वायरमेंट में स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट में भी बड़े सारे लेक्चर्स हैं जो आप देख सकते हो 4.10 तक है, तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि 4.1 से लेके 4.4 तक हम कंप्लीट कर लें ग्लोबल इनिशिएटिव्स तक, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और इसी के साथ ही हम बस स्टार्ट करने वाले। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आता है। पहली न्यूज़ जो है क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट फाइनेंस है, जिसने रिपोर्ट निकाली है स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस, जो रिसेंटली सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप पे हुई थी और वर्ल्ड बैंक पे हुई थी। सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस एक कोलिशन है लीडर्स का जो कमिटेड है डिप्लॉय करने के लिए फाइनेंस सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन के लिए, और उसका स्केल है 2030 का। ये मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशन है जिसका एम है क्लोज करता है इन्वेस्टमेंट गैप अर्बन सब नेशनल क्लाइमेट प्रोजेक्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड का। इसके अलावा यहाँ पे की हाईलाइट की बात करें इस रिपोर्ट की, तो एवरेज 384 बिलियन का है जो इन्वेस्ट हुआ था अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस एनुअली 2017-2018 में। अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस जो है फ्लो करता है वो हेविली कॉन्सेंट्रेट होता है ECD कंट्रीज़ पे और चाइना पे। इसके अलावा ये वास्टली इनसफिशिएंट है अमाउंट जो उसका अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस का है, वो इंटरेस्टेड है, वो इन्वेस्ट करेंगे बड़ी सारी डेवलपिंग इकोनॉमी पे जो आपका साउथ एशिया सब सहारन अफ्रीका में होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें फाइनेंस फॉर अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स, उसका अमाउंट है 7 बिलियन का 2017-18 में, जो रिप्रेजेंट करता है 9% इन्वेस्टमेंट ट्रैक्ट प्रोजेक्ट लेवल पे अगेंस्ट 91% जो कि आपका 69 बिलियन का है मिटिगेट करता है और ड्यूल यूजेस पे है। क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो ये रेफर करता है लोकल नेशनल ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग, जो कि पब्लिक प्राइवेट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे आती है फाइनेंसिंग की, सपोर्ट करती है मिटिगेशन, रिड्यूस करती है GHG एमिशन, अडेप्टेशन इफेक्ट करते हैं आपका इफेक्ट्स बहुत एडवर्स होते हैं और रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट का, जो एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लाते हैं फ्रॉम पार्टीज, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो कि लेस इंडाउड है, मोर वल्नरेबल है। यहाँ पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो इस्टेब्लिश हुआ था UNFCCC रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स में अग्रीमेंट्स में, पहला है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये सर्व करता है ऑपरेटिंग एंटिटी फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए, जिसमें कन्वेंशन एंट्री है 1994 में, और इसमें 2 फंड है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, फाइनेंस प्रोजेक्ट्स का जो बड़े सारी चीज़ें अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड जो है वो इस्टेब्लिश करता है, सपोर्ट करता है वर्क प्रोग्राम का, असिस्ट करता है LDC को, लीस्ट डेवलप कंट्री पार्टी, जो कि कैरी आउट करते हैं प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम किसी भी ऑक्शन का। इसके अलावा यहाँ पे अडेप्टेशन फंड की बात करें 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, फाइनेंस करता है कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोग्राम्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, पार्टीज जो क्योटो प्रोटोकॉल में है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, इस्टेब्लिश हुआ था COP16 में 2010। डेवलप कंट्रीज़ ने प्लीड करा था कि वो मोबिलाइज कर सकते हैं $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020। इस फंड के द्वारा जो सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, रेज करता है, रियलाइज करता है NDCs को। एम्बिशन जो है लो एमिशन है, क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवेज पे। अदर फंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे UN बैक्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है, जिसमें क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, ये एम्पावर करता है ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, स्केल अप करता है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। सेकेंड है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड,
जिसका एम है एस्केलेट करे क्लाइमेट एक्शन, जो एम्पावर करता है ट्रांसफॉर्मेशन क्लीन एनर्जी में, एनर्जी एक्सेस मिलता है, क्लाइमेट रेजिलियंस मिलता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मिलता है डेवलपिंग मिडिल इनकम कंट्रीज। यूएन रिड्यूस करता है एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD। इसका एम है ये प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को, जो कि प्री एमिनेंट नेचर बेस्ड सोल्यूशन है क्लाइमेट इमरजेंसी का। नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस है ये, इसमें 29 मेंबर्स है, जिसमें पेंशन फंड भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है, सॉवरेन वेल्थ फंड भी आते हैं। और ये बेसिकली सब्सटैंशियल मेथोडोलॉजी पे काम करता है, जो अलाइन करता है पोर्टफोलियो नेट ज़ीरो पेरिस टारगेट्स पे। इसके अलावा इंटरनेशनल फंड की बात करें तो क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि फैसिलिटेट करता है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ में, जो कि इफेक्टिवली एड्रेस करता है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो स्ट्रेंथन करता है सपोर्ट लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट का। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बिजनेस की, सिविल सोसाइटीज़ की, इंडिजिनस पीपल की, जो फोकस करते हैं रिड्यूसिंग एमिशन, जो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्टिविटीज़, इसको REDD+ बोला जाता है। इसके अलावा नेशनल और लोकल सोर्सेज है जो रेस करते हैं फाइनेंस। पहला है एलोकेशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें आता है नेशनल एडेप्टेशन फंड क्लाइमेट चेंज का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम है, जो कि 2015-16 में आई थी। सपोर्ट करती है कॉन्क्रीट एडेप्टेशन एक्टिविटीज़, जो मिटिगेट करती है एडवर्स इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज का। इसके अलावा कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये इंक्लूड करती है कार्बन मार्केट अप्रोच, जहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो इस्टेब्लिश हुई थी। कार्बन क्रेडिट जो है बॉट होती है और सोल्ड होती है मार्केट पे। कार्बन एमिशन टैक्स अप्रोच जो है वो एक फॉसिल फ्यूल टैक्स में है, रिमूवल है फॉसिल फ्यूल सब्सिडी का। चाइना का नेशनल कार्बन मार्केट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करा है रेटिफिकेशन किगाली अमेंडमेंट का, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले समझ लेते हैं क्या है और फिर किगाली अमेंडमेंट समझ लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, वो सब्सटेंस है जो डिप्लीट करते हैं आपका प्रोटोकॉल जो था सब्सटेंसेस था जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी आई थी जो प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर को फेज आउट प्रोडक्शन में और कंजम्पशन जो होता है आपका मैन मेड केमिकल से, जिसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी बोला जाता है। ये यूएन की ट्रीटी है जो रेटिफाई हुई है 198 यूएन मेंबर्स के द्वारा। इंडिया इसका पार्टी बना था प्रोटोकॉल का 1992 में, और वो फेज आउट मैनर में टारगेट अचीव कर लेते ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का शेड्यूल के हिसाब से। ओजोन जो सेल है वो सेटअप हुए अंडर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जिसका है नेशनल ओजोन यूनिट, जो रेंडर करता है नेसेसरी सर्विसेज इफेक्टिव और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ODS फेज आउट प्रोग्राम की। किगाली अमेंडमेंट जो आया था 2019 में आया था, और ये रिक्वायर करता है रेटिफाइंग कंट्रीज़ को, जो रिड्यूस करता है यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का 80 to 85% बाय लेट 2040s। यहाँ पे टारगेट फॉर रिडक्शन की बात करें तो बेसलाइन फॉर्मूला में एवरेज जो है HFC कंजम्पशन लेवल्स जो है 2020-2022 प्लस 65% जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसलाइन है, इसमें आपका जो है फ्रीज है 2024। फर्स्ट स्टेप है 2029 से अगर बात करें 10% है। फर्स्ट स्टेप में 2035 है 30%, और थर्ड स्टेप है 2040 से जो होगा 50% का होगा, और प्लेटो में 2045 पे होगा 80%। तो ऐसे ही टारगेट सेट करा गया है, तो आप बेसलाइन फॉर्मूले से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का था ग्रुप 1। ग्रुप 2 है आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एवरेज HFC कंजम्पशन लेवल जो है 2024 से लेके 2026 तक का है, और प्लस 65% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसलाइन है। फ्रीज जो है 2028 का है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप जो है 2032 पे 10% लिया जाएगा,
फिर 2037 में मतलब 5 साल बाद 20% होगा, और थर्ड स्टेप 42 में होगा 30%, और फोर्थ स्टेप तो यहाँ पे चलो स्किप है, और लास्ट स्टेप है आपका प्लेटो जो 2047 में 85% होगा। नॉन पार्टीज डेवलपिंग कंट्रीज जो है एवरेज एफ सी कंजम्पशन लेवल्स जो है 2011-2013 जो है इसमें, और 65% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसलाइन है जो 2019 में 10% होगा फर्स्ट स्टेप पे, और फिर आपका 2024 में 40% होगा फर्स्ट स्टेप पे, 2029 जो होगा 70% होगा, 2034 में 80% होगा, 2036 85% होगा। यहाँ पे बेलारूस है, रशिया फेडरेशन है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान 25% HCFC हो गया कंपोनेंट जो बेस लाइन का। डिफरेंट इनिशियल जो है इसमें 5% रिडक्शन आता है 2020 में, और 35% रिडक्शन आता है 2025 में। यहाँ पे नोट्स की बात करें तो ग्रुप 1 है आर्टिकल 5 पार्टीज जो है, पार्ट नहीं है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में बहरीन, इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE जो है टेक्नोलॉजी रिवाइव करे 2022 में हर 5 साल के लिए। टेक्नोलॉजी रिवाइज कर रही है 4 से 5 ईयर्स जो बिफोर है 2028। कंसिडर कर सकते हैं कंप्लायंस डेफरल 2 ईयर्स का फ्रॉम द फीस ऑफ 2028 आर्टिकल 5। ग्रुप 2 जो एड्रेस करते हैं ग्रोथ रेलेवेंट सेक्टर्स पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें किगाली अमेंडमेंट की, तो किगाली अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अडॉप्ट हुआ था 2016 में, और ये आया था फोर्स में 2019 में। पार्टीज जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के फेस डाउन करती है प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि कंट्रीब्यूशन की तरफ होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करती है आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। आप सभी को पता होगा कि HCF जो HFC जो है हमने 8-9 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो AC से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकलती है वो कितनी इम्पैक्ट करती है ओजोन लेयर की, और ये ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस को भी बढ़ाती है। HFCs बेसिकली ग्रुप होते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल जो पार्टिकल्स होते हैं, प्राइमरी यूज होते हैं कूलिंग में और रेफ्रिजरेटर्स में, वाइल जो FCs है वो डिप्लीट नहीं करते स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, बट उनका बहुत पोटेंशियल होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकते हैं फ्रॉम 12 to 14,000। ये डिवाइड करते हैं सिग्नेटरी नेशंस 3 ग्रुप्स में। 4 स्टेप्स होते हैं जो अचीव करते हैं पाथ। 80% रिडक्शन होता है HFCs में, कंजम्पशन बाय 27-47। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो डिज़ाइन इसलिए हुआ है कि वो राइट्स को क्रिएट करते हैं, ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब तक 2021 तक 122 कंट्री ने रेटिफाई करा है किगाली अमेंडमेंट को। ये आता है आपका ग्रुप 2 में, जो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया डेवलप करेगा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फेजिंग डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 2023। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 यहाँ पे भी जो बॉक्स में है नोट्स में आप देख सकते हो। ग्रुप 1 में आर्टिकल्स 5 पार्टी जो पार्ट नहीं है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 आपका इंडिया इसमें है, बहरीन है, बड़ी सारी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, साउथ एशिया की भी। यहाँ पे इंडिया कंप्लीट फेस डाउन करेगा HFCs को 4 स्टेप्स में फ्रॉम 2032 ऑनवर्ड्स, और ये क्यूमुलेटिव रिडक्शन होगा 10% का होगा 2032 में, फिर 20% होगा 2037 में, और 30% होगा 2047 में, और फिर आपका 80% होगा 2047 में, ठीक है। 4.3 की बात करें तो ये IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट IPCC की रिपोर्ट है, ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है। तो IPCC के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये। इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IPCC 1988 में आया था, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव है IPCC को प्रोवाइड करे गवर्नमेंट हर लेवल पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी, डेवलप करेंगे क्लाइमेट पॉलिसीज़ को। और यहाँ पे IPCC जो है करंटली इसके 195 मेंबर्स है, इसमें इंडिया भी आता है। 2007 में IPCC और US प्रेसिडेंट अवार्ड करा है, नोबेल पीस प्राइज सम्मानित हुआ है, जो कि बात करते हैं एफर्ट्स बिल्डअप करते हैं, डिसैमिनेट करते हैं
यहाँ पे इनके जो एफर्ट्स है बिल्डअप करते हैं, डिसमिनेट करते हैं ग्रेटर नॉलेज अबाउट मैन मेड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फाउंडेशन ले आउट करते हैं मेजर जो ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सच चेंज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइंस बेसिस पे है। की फाइंडिंग इसकी है वर्किंग ग्रुप 1 कंट्रीब्यूट करता है 6 असेसमेंट रिपोर्ट जो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने निकाली है। IPCC के बारे में हम देख लिया पूरा। IPCC प्रिपेयर करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट जो कि बताता है स्टेट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल और सोशल इकोनॉमिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज पे, इसका इम्पैक्ट, फ्यूचर रिस्क क्या है, ऑप्शन क्या है, रिडक्शन जो रेट जो क्लाइमेट चेंज का है। इसके अलावा 5 असेसमेंट रिपोर्ट है जो प्रोड्यूस हुई थी, पहली है जो रिलीज़ हुई थी 1990 पे हुई थी, और जो 6 रिपोर्ट है वो अपडेट है। ये आपका जो असेसमेंट रिपोर्ट 5 की जो 2013 में रिलीज़ हुई थी, तो लगा लो 2013 से 60 साल हो गए। इम्प्रूवमेंट क्या है AR5 में असेसमेंट रिपोर्ट 5 से? इम्प्रूवमेंट है आपका ऑब्जर्वेशनल बेस असेसमेंट्स एस्टिमेट्स जो है, इंफॉर्मेशन जो प्लेयो क्लाइमेटिक आर्काइव से मिलते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलते हैं हर कंपोनेंट का क्लाइमेट चेंज का, जो इसके चेंजेस है डेट पे। नए क्लाइमेट मॉडल सिंप्लिफिकेशन जो है, नए एनालिसिस मेथड्स जो कंबाइन करते हैं मल्टीपल लाइंस एविडेंस के, जो कि इम्प्रूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन वाइडर रेंज ऑफ क्लाइमेट वेरिएबल्स, जिसमें वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे की फाइंडिंग की बात करें तो करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट में यहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो अनइक्वोकली वार्न करा है एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड का, कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो अनइक्वली वार्न करते हैं एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड को। इसमें ये है, पहला ऑब्जर्व करा है इंक्रीज जो आई है वेल मिक्स ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन सिंस अराउंड 1750, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वाइड स्प्रेड हो रहा है, इसकी वजह से रैपिड चेंज आ रहे हैं एटमॉस्फेयर, ओशन, क्रॉसफेयर, बायोस्फेयर, जैसे ग्लोबल रिट्रीट, ग्लेशियर आ गया, सी लेवल राइज आ गया, ड्रॉप आ गया ऑक्सीजन लेवल पे अपर ओशियानिक रीजन में। ऑब्जर्व करते हैं प्रेसिपिटेशन चेंजेस, चेंज करते हैं आपका नियर सरफेस ओशन सैलिनिटी, ग्लोबल एसिडिफिकेशन सरफेस ओपन ओशन का है, डिक्रीज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग स्नो कवर में। इसके अलावा रिलेटेड डेटा की अगर हम बात करें तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है 1.09 डिग्री हायर है 2011-20 का देन 1850 और 1900, जो इंक्रीज हुआ है लैंड पे 1.59 डिग्री पे, देन ओशन जो कि ओशन का है 0.88 डिग्री सेल्सियस। 40 साल के हिसाब से लगाए तो ये सक्सेसफुली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल सरफेस जो इंक्रीज हुआ है 1850 से 1900 तक, और 2010 से 2019 तक वो एस्टिमेट करा है 1.07 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो 50 साल में 1.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, और यहाँ पे 2010 से 2019 में मतलब 9 साल में इतना बढ़ गया है। तो आप समझ लो कितने रैपिड बढ़ गया है, ठीक है। आर्टिक सी आइस एरिया जो है डिक्रीज हो गया है, 40% सितंबर में हो गया था, 10% मार्च में हो गया था, जो कि हुआ था 1979 से लेकर 1988 और 2010 से लेकर 2019 तक। ग्लोबल मीन सी लेवल भी बढ़ा है 0.20 मीटर से बाय बिटवीन 1901 और 2018 तक। जो ग्रोइंग सीजन है और जो चल रहा है, एवरेज जो लेंथ है वो 2 days पर डिकेड की है सिंस 1950s नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे। इसके अलावा स्केल ऑफ रिसेंट चेंजेस जो ये अक्रॉस जो है क्लाइमेट चेंज जो बड़ी तरह से बढ़ा है, उसी पे ये बात करने वाला है। एक्सप्लेन कर रहा है 2021 की IPCC रिपोर्ट। ये एविडेंस है ग्लोबल वार्मिंग का जो ऑलरेडी बढ़ता चला जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जो CO2 का है अनमैच्ड है 2 मिलियन ईयर्स तक। ग्लोबल रिट्रीट अनमैच्ड है 2000 ईयर्स तक के। लास्ट डिकेड वार्मर था देन एनी पीरियड, और ये आपका दे रखा है 1,25,000 ईयर्स तक। सी लेवल राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है इस सेंचुरी में फॉर 3,000 ईयर्स। समर आर्टिक आइस कवरेज जो है स्मॉलर है
देन एनी टाइम इन लास्ट 1000 ईयर्स। ओशन वार्मिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे आपका ओशन एसिडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है सिंस लास्ट 26,000 ईयर्स। इसमें आपका बहुत सारी चीज़ है जिसके हम बात करने वाले हैं अभी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ह्यूमन एंडाइज क्लाइमेट चेंज, जो ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है किसी भी वेदर को, क्लाइमेट एक्सट्रीम को, कोई भी रीजन में अक्रॉस द ग्लोब। इसमें आपका हॉट एक्सट्रीम्स है, इसमें हीट वेव्स है जो बहुत ही फ्रीक्वेंट आती है, इंटेंस आती है लैंड रीजन में सिंस 1950s। मरीन हीट वेव्स अप्रॉक्सीमेटली डबल है उनका जो फ्रीक्वेंसी है सिंस 1980s। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी जो हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स की है वो इंक्रीज हो गया सिंस 1950s लैंड के एरिया पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकरेंस हैज़ इंक्रीज ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, मतलब 40 सालों में आपका 40 सालों में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बढ़ गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कॉज नेट पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, जो कॉज करता है अक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल एनर्जी हीटिंग क्लाइमेट सिस्टम्स में। हीटिंग जो क्लाइमेट सिस्टम का है वो कॉज हुआ है ग्लोबल मीन सी लेवल राइज की वजह से थ्रू आइस लॉस। ठीक है, अब ये समझ लीजिए आप, सिंपल है कि अगर हीटिंग बढ़ती है क्लाइमेट चेंज की, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने के बाद सी लेवल राइज होगा, आइस लॉस तो होगा लैंड पे, और थर्मल एक्सपेंशन होता है ओशन वार्मिंग से। ठीक है, ओशन वार्मिंग अकाउंट करता है 91% हीट जो क्लाइमेट सिस्टम पे होता है लैंड वार्मिंग के साथ। इसमें आइस लॉस, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग अकाउंटिंग जो है लैंड, आप ये आपका अकाउंटिंग कैसे है 5%, 3% और 1%। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली है, मतलब आपका लैंड वार्मिंग हो गया 5%, आइस लॉस हो गया 3% और 1% हो गया एटमॉस्फेरिक वार्मिंग। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एक्सप्लेन्ड है 50% जो सी लेवल का राइज देखा गया है 2018 से अगर बात करूँ ये मैक्सिमम है, और 1971 जो इस पीरियड में जो देखा गया है 50% राइज दिखाया गया है आपका थर्मल एक्सपेंशन में, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ गया है। इसमें आइस लॉस जो है ग्लेशियर से वो भी कंट्रीब्यूशन है उसका 22% का, आइस शीट का 20% है, चेंजेस लैंड वाटर स्टोरेज में 8% का है। इक्विवेलेंट क्लाइमेट सेंसिटिविटी जो है ग्लोबल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर वो इंक्रीज हो गया है क्योंकि डबलिंग हो रही है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एस्टिमेट हो रही है 3 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है पॉसिबल क्लाइमेट फ्यूचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है कंटिन्यू करेगा राइज होने में, इंक्रीज होता रहेगा, और ये 2050 तक सारे एमिशन सिनेरियो देखा गया है। इसमें हर इंक्रीमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग का होगा वो चेंज करेगा बहुत ज़्यादा चीज़ें रीजनल मीन टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में और सॉइल मॉइस्चर पे कंटिन्यू करेगा ये आपका ग्लोबल वार्मिंग, जो कि प्रोजेक्टेड है फर्दर इंटेंसिफाई करती है ग्लोबल साइकिल को, जिसमें वेरिएबिलिटी आती है, ग्लोबल मानसून आते हैं, प्रेसिपिटेशन आते हैं, सिवियरिटी ऑफ वेट एंड ड्राई इवेंट्स आते हैं, इंक्रीज आते हैं CO2 एमिशन में ओशन के और लैंड कार्बन सिंक में, जो बहुत ही लेस इफेक्टिव है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। बड़े सारे चेंजेस आए हैं पास्ट में और फ्यूचर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, जो इरिवर्सिबल है। स्पेसिफिकली जो चेंजेस है ओशन में आइस शीट पे और ग्लोबल सी लेवल पे। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस जो एक्सीड करता है ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। इसके अंडर डीप रिडक्शन आता है CO2 में और अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कमिंग डिकेड्स में आता है। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर प्रोपोर्शन भी दे रखा है CO2 एमिशन का जो लैंड ने देखा गया है, और ओशन कार्बन सिंक जो है स्मॉल है सिनेरियो में, हाई क्यूमुलेटिव एमिशंस पे। तो आप सिनेरियो देख सकते हो यहाँ पे कि पहले कैसे थे और अब कैसा हो गया एटमॉस्फेयर, ओशन और लैंड का सिनेरियो जो है। रीजनल फाइंडिंग इंडिया के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पैक्ट देखा गया है इंडिया में साउथ एशिया रीजन में। हीट वेव और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस जो है इंटेंसिफाई हो गई है और बहुत ज़्यादा आने लगी है एनुअली, और समर मानसून प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी आएगी, इंक्रीज आएगा प्रेसिपिटेशन ऑफ रिवर फ्लड्स पे,
फायर वेदर सीजन जो है प्रोजेक्टेड है कि वो मतलब लेंथन हो और इंटेंसिफाई हो। इसके अलावा यहाँ पे कवर्ड हो रहे हैं बड़े सारे एरिया स्नो वॉल्यूम्स जो डिक्रीज कर रहे हैं मोस्ट रीजन में, हिंदू कुश हिमालय में 21st सेंचुरी में। स्नो लाइन एवोल्यूशन की वजह से राइज देखा जाएगा, ग्लेशियर वॉल्यूम जो है डिक्लाइन होगी ग्रेट मास लॉस में, हायर CO2 एमिशन सिनेरियो में। रीजनल मीन सी लेवल जो है राइज होता रहेगा, इसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग आएगी और हाई एक्सट्रीम टोटल वाटर लेवल होगा लो लाइन एरियाज में। कोस्टल इरोजन देखा गया है सैंडी बीचेस पे। इसके अलावा लास्ट जो इसका बिड है, जो हमारा टारगेट था कि 4.4 तक कंप्लीट करना है, वो कर लेते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का एम्बिशियस टारगेट है जो रिड्यूस करता है 55% कार्बन एमिशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू 1990 लेवल बाय 2030। फिट फॉर 55 इनिशिएटिव ये पुश करता है वर्ल्ड का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स इंपोर्टेड गुड्स पे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 2026 से। ये एड्रेस करता है कार्बन लीकेज जो कंपनीज डीकैम करती है प्लेसेस जहाँ पे चीप पोल्यूशन कॉस्ट होती है और लूजर क्लाइमेट रेगुलेशन होते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स एक टैक्स है कार्बन एमिशन इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स पे कंट्रीज़ के द्वारा जहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसी है। इसका एम है ये लेवल प्लेइंग फील्ड देता है इंपोर्टर्स और डोमेस्टिक मार्केट्स को। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिसमें इंडिया भी है, उन्हें अपोज कर रहा है इस पॉलिसी को। ये इंपॉर्टेंट है CBAM को। इसको डिस्क्रिमिनेटिव बोला गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका प्राइसेस ज़्यादा है, रैंप अप करता है प्राइसेस, बढ़ाता है गुड्स के प्राइसेस यूरोप में, और डिमांड को श्रिंक करता है, मतलब कम करता है। और ये पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है जिसका नाम है UN प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो ये बॉक्स है इंक्लूड गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अच्छा, तो सप्लायर नॉन EU जो है यहाँ पे कस्टम्स है जो रेड मार्क पे CBAM इंपोर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वो ऑथराइज करेंगे CBAM को डिक्लेरेशन, और फिर CBAM नॉट अप्लीकेबल जो EU ओरिजिनल गुड्स पे सप्लायर पे इधर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है NDCs जो लास्ट पार्ट है इसका। ये आपको पता ही है, अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, पेरिस समिट 2015 में ये निकला था। इसकी बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि 110 कंट्रीज जो पार्टी है पेरिस अकॉर्ड ने, उन्हें सबमिट करी है अपनी रिपोर्ट NDC, जो कि है आपकी लिमिट करना कार्बन एमिशन को। इंडिया और चाइना ने अपनी डेडलाइन मिस कर दी है, UN डेडलाइन जो है इसकी। और पेरिस अग्रीमेंट है एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज में, जो कि बड़े सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करी थी, 196 कंट्रीज़ ने दिसंबर 2015 में, जिसका एम था ये लिमिट करती है ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और प्रेफरेबली 1.5 सेल्सियस करती है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। इस अकॉर्ड के अंडर जो भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है उनको सेटअप करना पड़ता है एक टारगेट, और उनको अपलोड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ 2020। ठीक है, ताकि वो सबमिट करें नया या अपडेटेड NDC। तो इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।